हेलो बच्चों। तो हमारा कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे वीडियो रुक गया था कि रैखिक समीकरण के ऊपर। तो यहाँ से फिर से शुरू करें। कहते हैं रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं। तो रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले थे। तो देखिए रैखिक समीकरण होता क्या है कि कोई भी अगर समीकरण लिखा है, जैसे मान लेते हैं कि वो इस फॉर्म में हो ax + b, और ये ऐसे भी हो सकता है ax + by + c। तो ये दोनों ही समीकरण है, लेकिन हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण क्या है, जिस भी चर के पावर एक हो, जिस भी चर के पावर क्या हो, एक हो, हाईएस्ट पावर एक होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं कि उसमें कितना चर, इसमें दो चर, इसमें एक चर है, लेकिन चर देखना है हम लोग को, चर का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर चर का हाईएस्ट पावर अगर एक है तो हम कहेंगे कि वो रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का हाईएस्ट पावर एक है तो उसका हल भी एक ही होगा। तो इसका आंसर यहाँ क्या होता है, पहला होता है। ठीक, बाकी इस पे द्विघात द्विघात मतलब जिसका पावर क्या हो, दो। तो जिसका पावर दो होता है उसको द्विघात करते, जिसका द्विघात का हल जो होता है वो दो होता। अगर त्रिघात होता, त्रिघात तो इसका हल होता तीन। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा कि द्विघात में होता है दो, त्रिघात में होता है तीन। तो यहाँ से पूछा रैखिक, रैखिक इसलिए पूछा क्योंकि आपको एक क्लास में रैखिक के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो हम लोग का ये था कि 5x, अगला था 5x + 7 = 2x + 8। तो ये इसका जो हल होगा वो क्या होगा उसके बारे में हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो ये 5x + 7 = 2x + 8 है। तो हम लोग जानते हैं कि चर वाले को एक तरफ करते हैं और चर वाले को एक तरफ कहते हैं। इस मेथड को ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो 5x - 2x 8 - 7, तो ये हो गया कितना 3x + 1। तो x = कितना 1/3। तो x का मान कितना आ गया 1/3। का आंसर क्या होता, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्या पूछा है हमसे, 20 नंबर पूछा है कि 50 आमों के समूह में से 40 आमों के 40% आम पके हुए हैं। तो पूछा आमों की संख्या, मतलब पके हुए आमों की संख्या पूछा है कि कितना आम जो है पका हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको प्रतिशत निकालना आता होगा। तो 50 का 40% निकाल दीजिए। तो 50 का 40% वो 40/100, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो बच्चा 5 और 4, तो 5 और 4 5 चौका 20। तो आंसर क्या होता है 20। तो इसका आंसर 20 होता है। तो 20 आम पके होंगे। ठीक, और अगर आपसे पूछा नहीं पके हुए तो इस 20 आम को क्या कीजिए 50 में घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे होता 30, तो 30 आम नहीं पके। लेकिन यहाँ पूछा आपसे पके हुए आम, तो पके हुए आम तो पता चल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बटा से संबंधित। बोला है कि बटा प्रतिशत वस्तु फिल इन द ब्लैंक्स पर परिकलित की जाती है। मतलब बटा हम लोग को किस मूल्य के आधार पे या किस मूल्य पे हम लोग को छूट मिलता है, मतलब डिस्काउंट मिलता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ठीक, कि डिस्काउंट किस पे मिलता है। तो हम लोग मार्केट में जब भी जाते हैं तो दुकानदार क्या कहता है, दुकानदार जो हम लोग को छूट देता है वो जो प्राइस उस पर लेबल्ड होता है किसी भी वस्तु पे। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए कि हमने घी खरीदने गए हैं, घी का डिब्बा, और इस पर लिखा है 180 रुपया। तो बोलेगा दुकानदार कि नहीं भैया आपको 10% का दे रहे हैं छूट। तो 10% छूट किस पे देगा, जो डिब्बे के ऊपर दाम लिखा उस पे देगा। तो उस पे देगा तो इस मूल्य को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य मतलब जो मार्क होता है, मार्क प्राइस। ठीक, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कौन है यहाँ पे, इंग्लिश में ये है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है अंकित मूल्य। आप विक्रय मूल्य को तो जान ही रहे हैं, सेलिंग प्राइस मतलब जिसपे दुकानदार बेचता है, और क्रय मूल्य मतलब जिसपे कोई वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक, उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, इसको हम लोग सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं फुल फॉर्म में। और अतिरिक्त मूल्य मतलब इसमें टैक्स ये सब जोड़े होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, वो सब अतिरिक्त मूल्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, बोला x/y = हम लोग का है k। और k को क्या कहते हैं, तो k को अगर x/y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि x क्या है y क्या है, किस तरह का संख्या है। ठीक, तो अगर इस तरह का अगर हमें इंफॉर्मेशन ना दिया और खाली लिखा x/y क्या है और पूछ रहा है k का मान क्या होगा, तो k को क्या कहेंगे, तो k को हम लोग कहेंगे स्थिरांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, ये कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। बाकी भागफल आप नहीं मान लीजिएगा कि सर ऐसे मान लिए कि 4/2 था सर काटे दो आगे सर भागफल नहीं, आप इसे भागफल नहीं मानिए। इसलिए नहीं मानिएगा क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में अगला है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x और y दोनों का प्रतिलोम गुणात्मक में क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स
प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब दो नंबर पे दिए गए हैं तो उनका प्रोडक्ट किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या मान लेते हैं कि तो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये x इंटू वाई इक्वल टू के। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पूछा है किसी चतुर्भुज के तीन, यहाँ तीन लिखा हुआ है, तीन कोनों में से प्रत्येक कोण 90-90, मतलब कोई चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज का इंग्लिश बोले तो क्वाड्रिलेटरल है, और उस क्वाड्रिलेटरल का जो तीन कोण है वो है 90-90। मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये है 90, ये है 90, ये है 90 मान लीजिए, ठीक। तो पूछ रहा है ये चौथा वाला कितना होगा। हम सभी को जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का जो कितना होता है 360 होता है, ठीक। और अगर आपको नहीं पता जिसके लिए फॉर्मूला भी होता है कि आपको जानना है किसी भी बोल सकते हैं कि चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कितना भी भुजंग क्यों ना हो, उसके लिए अगर आपको कोण ज्ञात करना है वो कितने डिग्री के होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है ये 2n-4 इंटू 90, ये इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इसका तो जान रहे हैं। तो इसके चारों कोनों को हमको मतलब तीनों दिया है, चौथा पूछा था x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 बराबर कितना 360। तो x बराबर ये हो गया 270 और इक्वल टू हो गया 360। तो x बराबर हो गया 360 माइनस 270, तो आगे कितना 90। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 90। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर जाता है, आंसर 90, ठीक। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पूछा है किसी चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब कौन सा इसमें से जो है, ठीक, चतुर्भुज जिसका विकर्ण बराबर, विकर्ण होता क्या है, तो विकर्ण उसको कहते हैं जब विपरीत शीर्षकों को मिलाने वाली रेखा जो तो उसको विकर्ण कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो ऐसा कौन है, ट्रेपेजियम तो होगा नहीं, आप लोग ट्रेपेजियम का फिगर जानते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, मतलब बोल सकते हैं ये गलत है ये, ठीक। तो ये है समलंब जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका तो होगा नहीं, ये देखिए एक लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। अगला है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का फिगर भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए एक इसमें ये लंबा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, ये भी नहीं। तो बचा एक आयत यहाँ पे, तो आयत आप सभी को जानते हैं, आयत ये, तो इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर, तो इसका सही आंसर क्या होगा आयत होगा, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, और 26 नंबर में क्या है, तो बोला है कि किसी षष्ठभुज के कोणों के योग कितने होते हैं। तो देखिए आज ऐसा सवाल जो मैं बता रहे थे फॉर्मूला, पूछा है कि उसके कोणों के योग कितना होगा। तो कोणों का योग कितना होगा, तो उसको तो हमको नहीं पता है। तो दिया यहाँ पे क्या है षष्ठभुज, षष्ठभुज का मतलब था 6 भुजा वाला, इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल, ठीक। तो इसके पूछे कि सभी कोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे भी आपको बताया था फॉर्मूला, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। इसका नहीं, हम लोग त्रिभुज हो चाहे आयत हो चाहे और कोई भी भुजा हो, उनका भी इस फॉर्मूला के मदद से आंसर निकाल सकते हैं, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, ठीक। तो केवल हमको भुजा का पता होना चाहिए। तो भुजा यहाँ क्या है षष्ठभुज, मतलब हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब है 6। तो यहाँ पे ये जो n है ये भुजा है, मतलब भुजा की संख्या, यहाँ पे क्या कैसे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो 2 गुना 6 माइनस 4 गुना 90, ठीक। और ये हो गया 6 दूनी 12 माइनस 4 गुना 90, तो ये घटाएंगे तो हो गया 8 और ये 90, तो ये करेंगे तो 720, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 720 होगा, ठीक। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप बहुत सारे आप ये निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी बोल सकते हैं जिसको कि भुजाओं बहुभुजाओं के आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं। उसी तरह से कभी डायगोनल पूछ देता है, डायगोनल के लिए जो होता है वो फॉर्मूला ये हो जाता है n × n-3 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला की मदद से विकर्ण निकाल सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज हो चाहे और कोई भी हो, बहुभुज में से कुछ भी हो, अष्टभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, तो उसका हम विकर्ण निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है बच्चों। तो आज ये हमारा यहाँ तक का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। अगर कहीं पे दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।